बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाइन खैर वाफियत से होंगे। आज 22 नवंबर है और इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन ख़बरों और अपडेट्स के साथ आपका ये मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त जो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के शुमाली इलाके पारा चिनार से सामने आ रही है, जिसमें एक दफ़ा फिर एक कानवाय को निशाना बनाया गया है। एक ऐसे हुकूमती कानवाय को कि जो पारा चिनार से पेशावर की जानिब जो है वो गामजन था, जानिब सफ़र था, और उसको फिर बगन के नज़दीक वहाँ मौजूद तकफीरियों की तरफ से टारगेट किया गया। उनकी गाड़ियों के ऊपर बड़े हथियारों से हमले किए गए, जिसके नतीजे में जो अब तक इत्तला सामने आई है, अब तक 38 जो पारा चिनार के मजलूम लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ 50 से ज़्यादा की तादाद ऐसी है जो कि ज़ख्मी है। अब तक जो इब्तदाई खबरें सामने आ रही हैं, इस कॉन्वाय को हुकूमती सरपरस्ती में यानी फिर फोर्सेस की तरफ से इस कॉन्वाय के आगे और पीछे फोर्सेस की गाड़ियां शामिल थीं और बीच में तकरीबन ये 100 गाड़ियों का काफ़िला था जो कि पारा चिनार से पेशावर की तरफ जा रहा था, और उसको फिर बीच रास्ते में जो है वो टारगेट किया गया। मस्जिदों से जो है वो इस पे फायरिंग की गई इस काफ़िले पे, और इसके नतीजे में इस वक्त ये 38 अफराद की शहादत की खबरें हैं। इनमें वाज़े तौर पे मर्द हैं, ख़वातीन हैं, और साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि बच्चे भी एक कसीर तादाद में शहीद हुए हैं, उनको भी गोलियां मार कर शहीद किया गया है। तो एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या है जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाके पारा चिनार की करम एजेंसी से सामने आया है, और इस वक्त जो है वो बहुत ही सोग की कैफियत है इस इलाके में। मुकम्मल तौर पे सोग का समा है, और इस वक्त कैफियत ये है कि मुसलसल जो ज़ख्मी हैं उनको और इसके साथ साथ जो लोग शहीद हो चुके हैं उनकी मैयतों को लाने का सिलसिला जारी है। मुसलसल एम्बुलेंसेज हैं जो कि आ रही हैं इन इलाकों में, और उनके साथ मैयतें वापस लाई जा रही हैं। इस वक्त इस हमले के बाद जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस बगन के इलाके में एक ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। ISPR का बयान सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक अब इस इलाके में जहाँ से ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गई थीं, यानी फिर तालिबान के साथ मिलकर वहाँ की जो तकफीरी लोकल तकफीरी थे उनकी तरफ से जो हमला किया गया था, उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, एक ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और इस इलाके में इस वक्त भी जो है वो शदीद झड़पें जारी हैं, और ये दहशतगर्द पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ भी बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वक्त घुमसान की लड़ाइयाँ इस बगन के इलाके में कुरम एजेंसी में जारी हैं। अब अगर इस वाक़े की तफसीलात की तरफ जाएँ तो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि जब ये गाड़ियों का कॉन्वॉय उस इलाके से गुज़र रहा था तो पहले उसके ऊपर एक मस्जिद की तरफ से जो है फायरिंग की गई, और उसके बाद कुछ गाड़ियां जो हैं उनको टारगेट किया गया। उसके बाद ये काफ़िला आगे की तरफ बढ़ता रहा, और फिर उसके बाद एक और जगह को टारगेट किया गया, यानी 3 जगहों से इस काफ़िले पे हमले किए गए। इस वक्त कुछ इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि जो पहला हमला हुआ था इसके नतीजे में 17 अफराद जो थे वो शहीद हुए थे, और फिर जो बच गए थे उन गाड़ियों से निकल कर वो आस पास जो गाँव मौजूद थे वहाँ जो है उन्होंने पनाह लेने के जो है कोशिश की थी, और उन घरों में या उन नज़दीक तरीन गाँव में पनाह लेने के लिए घुसे थे। उसके बाद फिर वहाँ जो मौजूद तकफीरी थे जो उस इलाके के लोकल थे जिनकी तरफ से ये पहला हमला किया गया था, उन्होंने उन घरों में दाखिल होकर जो फिर वहाँ पारा चिनार के लोग मौजूद थे उनको जो है वो निशाना बनाया, और उनको जो है वो पॉइंट ब्लैंक से जो है उन पे हमले किए और उनको शहीद किया। तो उसके बाद फिर ये तादाद जो थी तकरीबन 38 तक पहुंच गई, और इसके साथ साथ इस वक्त 50 ऐसे पारा चिनार के अफराद हैं जो कि इन हमलों में ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त इन अफराद की नमाज जनाजा का सिलसिला और दफनाए जाने का सिलसिला पारा चिनार में जारी है, और इस वक्त पूरी फ़िज़ा जो है पारा चिनार की वो सोगवार है। इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो कि इन तशिये जनाजा में या नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पारा चिनार में मौजूद हैं, और मुसलसल जो है वो अब आगे के लाहे अमल की तरफ सोचा जा रहा है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब चलते हैं इस वक्त जो यमन से खबरें आ रही हैं। एक बार फिर यमन की दारुल हुकूमत सनआ का सबीन स्क्वायर आज फिर अहमियत का हामिल बना रहा, और एक बार फिर मिलियन मार्च या फिर इस वक्त लाखों की तादाद में जो यमनियों ने जमा होकर वहाँ पर इजहार यकजहती किया फ़लस्तीनियों से, इसके साथ साथ लबनानियों से जो कि इस वक्त मुसलसल इसराइली जारहियत का शिकार हैं। और एक बार फिर यमन की फ़ौज के तर्जुमान या हौसियों की तरफ से अंसारुल्लाह के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से एक बयान शाया हुआ इस सबीन स्क्वायर से ही, जहाँ पर इस
ایک تازہ ترین کاروائی جو کہ یمنی حوثیوں کی طرف سے کی گئی اسرائیل پر، اس کا احوال بتایا گیا۔ The missile force of the Yemeni armed forces carried out a military operation targeting the Nawatim air base linked to the Israeli army in the Negev region, southern occupied Palestine. The operation was carried out with a Palestine-2 hypersonic ballistic missile and the operation has successfully achieved its objectives. اب ایک بار پھر یمنی حوثیوں کی طرف سے اسرائیل کے اندر گھس کر نشانہ بنایا ہے، اور اس بار نواتم ایئر بیس کو جو کہ صحرائے نگیب میں یعنی جنوبی اسرائیل میں یا جنوبی مقبوضہ فلسطین میں موجود ہے، اس کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ کارروائی یمنی حوثیوں کی طرف سے فلسطین 2 نامی ایک ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کے ذریعے کی گئی۔ اور اس وقت یہ تیسرا یا چوتھا حملہ ہے جو کہ اسرائیل کے اندر گھس کے یمنی حوثیوں کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں جو ہے اس علاقے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اور جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام حملوں میں جو میزائل استعمال ہوا تھا ایک ہائپرسونک میزائل ہے جو کہ آواز کی رفتار سے 10 گنا تیز جو ہے وہ سفر کرتا ہے، یعنی پھر تقریباً 11,500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ اسرائیل کے جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، چاہے وہ ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم ہو یا پھر آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، اس کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ سلنگ ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، یہ تمام ایئر ڈیفنس سسٹم ہائپرسونک میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہتے ہیں، اور ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ یہ کسی ہائپرسونک میزائل کو روک سکیں یا اس کو تباہ کر سکیں۔ تو ایک بھرپور کامیابی ہے یمنی حوثیوں کی طرف سے جو سامنے آئی ہے، اور ایک بار پھر اسرائیل کی نواتم ایئر بیس جو کہ اسرائیل کے اندر F-35 طیاروں کا مسکن یا ان کا گھر سمجھی جاتی ہے، اس ریجن میں جتنے بھی اسرائیلی F-35 طیارے پرواز کرتے ہیں وہ اس ہی ایئر بیس سے اڑتے ہیں اور یہاں سے آپریشنز انجام دیتے ہیں۔ اس ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے یمنی حوثیوں نے، اور اس حملے کے نتیجے میں یمنی حوثی یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ اس ایئر بیس کو نقصان پہنچا ہے اور یہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت کارروائیاں ہیں جو کہ یمنی حوثیوں کی سامنے آئی ہیں جنوبی اسرائیل سے یا نگیو صحرائے نگیو سے، جہاں نواتم ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس وقت جنوبی لبنان میں ایک طرف تو جو شامہ کا علاقہ ہے وہاں مسلسل لڑائیاں جاری ہیں، اس کے علاوہ جو جنوبی لبنان کے ہی خیام کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی مسلسل ایک ہفتے سے اسرائیلی فوجیں جو ہیں اس علاقے کو کیپچر کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، لیکن مسلسل حزب اللہ کی طرف سے جو ریزسٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج اب تک اس علاقے کو جو ہے وہ فتح کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہی ہے۔ ایک بار پھر جو ہے وہ خبریں سامنے آئی ہیں شمع کے علاقے سے۔ حزب اللہ ڈسٹرائڈ اے مرکاوا ٹینک ان the vicinity of Shama Castle, southern Lebanon, and target the occupation soldiers and their gathering on the ایسٹرن آؤٹسکرٹ آف دا ٹاؤن آف الخیام ود راکٹ سیلوز 3 times۔ اب ایک طرف تو اسرائیلی فوج کے ایک مرکاوا ٹینک کو شمع کے علاقے میں تباہ کیا ہے، اور شمع کا یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ اس سے پہلے اسرائیلی ایک آرکیولوجسٹ کو جو ہے وہ حزب اللہ کی طرف سے نشانہ بنایا گیا تھا اور ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اب اسرائیلی فوج دوبارہ اس علاقے میں یعنی شمع ڈسٹرکٹ میں داخل ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو شمع قلعہ یا شمع کیسل تھا اس کے نزدیک جو ہے وہ دوبارہ گھیرا تنگ کرنے کی کوشش میں اسرائیل اپنے ٹینکوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، تو پھر حزب اللہ کے مجاہدین کی طرف سے اس علاقے کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کا ایک مرکاوا ٹینک تباہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر خیام کے علاقے کی بات کی جائے تو پچھلے ایک ہفتے سے اسرائیلی فوج مسلسل اس علاقے کے جو مشرقی حصہ ہے اس کو فتح کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی خاطر خواہ کامیابی ان کے حصے میں نہیں آ رہی ہے، اور آج جو ہے وہ 3 دفعہ اسرائیلی فوج کی ٹولیوں پہ جو اس علاقے میں موجود ہیں حزب اللہ کے مجاہدین نے میزائلوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کو اس علاقے میں کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو یہ کارروائیاں ہیں جو اس وقت حزب اللہ کے سامنے آئی ہیں جنوبی لبنان سے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ جو کارروائیاں حزب اللہ لبنان سے اسرائیل کے علاقوں میں کرتی ہیں وہ کیا کیا رہیں۔ وی ٹارگیٹڈ اے گیدرنگ آف اسرائیلی آرمی فورسز ان دا سیٹلمنٹ آف شمارا ود اے سیلوو آف راکٹس۔ اب یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ اسرائیل کے اندر اسرائیل کی فوج پہ کی گئی ہے، اور لبنان سے راکٹس داغے گئے، جس کے نتیجے میں شمارا کے علاقے میں اسرائیلی فوج کی ٹولیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے اندر بھی کیجویلٹیز کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایک طرف تو وہ محاذ ہے جو کہ حزب اللہ لبنان میں لڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم محاذ ہے وہ یہ ہے کہ لبنان سے اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت نہاریہ پہ تازہ ترین حملے ہوئے ہیں حزب اللہ کے، ان کے نتیجے میں بھی کچھ نقصانات ہوئے ہیں، جس کو اس وقت اسرائیل کا ایک اخبار جو ہے وہ خبر دے رہا ہے۔ معرف ہیبریو نیوز پیپر اے فیکٹری ان نہاریہ واز ہٹ بائی اے میزائل فائرڈ فرام لبنان۔ اب یہ نہاریہ کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک
फैक्ट्री को जो हिट किया गया है और तबाह किया गया है, उसके ऊपर मिसाइल दागा गया था, जिसके नतीजे में इस फैक्ट्री को खातिर खान नुकसान पहुंचा है और इसके नतीजे में ये फैक्ट्री का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। तो ये इस वक्त कार्रवाई है जो कि नहारिया के इलाके में सामने आई है हिजबुल्लाह की तरफ से, और इसको जो खबर दे रहा है ये इस्राएली अखबार दे रहा है। अब इस वक्त जो कैफियत है, मुसलसल हौसियों के हमले से जो है वो बेचैनी पाई जाती है अमेरिका और बरतानिया में। मुसलसल हौसियों को रोकने में बरतानिया, अमेरिका और इसराइल मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। तो अब एक जो है एक शिफ्ट सामने आई है, एक डेवलपमेंट हुई है इस मामले में, और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, यूके एंड यूएस अप्रूव द यूज़ ऑफ B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इन द यूरोफाइटर टाइफून टू प्रोटेक्ट सेंटकॉम एरियाज इन इंडियन ओशन, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन। पिछले दिनों यमनी हौसियों की तरफ से जिस तरह से एक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया था, और इसके नतीजे में एक तरफ तो अमेरिका को मुतनब्बे कर दिया गया था कि अगर तुम्हारा कोई भी डिस्ट्रॉयर या एयरक्राफ्ट कैरियर इस खित्ते में पाया गया तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे, और दूसरी तरफ इस जहाज़ को इतना खातिर खां नुकसान पहुंचा था कि फिर ये जहाज़ मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका की तरफ वापस रवाना हो गया। अब इसके बाद इस वक्त जो बहरा अहमर, इसके साथ साथ खलीज अदन और इंडियन ओशन में जो अमरीकी तनसीबात या इनके एसेट्स मौजूद हैं, चाहे वो अमरीकी नेवी के एसेट्स हों या इनकी बेसिस हों, उन पे भी फिर हौसियों की तरफ से आने वाले वक्तों में हमले किए जा सकते हैं। इस पेशगी इत्तला को देखते हुए अमरीका और बरतानिया की तरफ से ये फैसला किया गया है कि इस वक्त बहरा अहमर के साथ साथ खलीज अदन और इंडियन ओशन के अंदर जितने भी सेंटकॉम या अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं या उनके असासे मौजूद हैं, नेवल असासे, उनकी हिफाजत करने के लिए B-52 बॉम्बर्स, इसके साथ साथ टाइफून यूरो फाइटर्स जो हैं वो इन इलाकों पे परवाज़ें करेंगे। और इसका मतलब यही है कि फिर मुमकिन तौर पे ये जो है यमनी हौसियों को भी निशाना बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर ये परवाज़ें फिर आगे तक बढ़ती हैं तो इनका टारगेट ईरान की तरफ भी हो सकता है। तो अब ये देखना है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है और फिर क्या यमनी हौसी इन खबरों से खौफज़दा हो जाएंगे या फिर उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और इसमें फिर इजाफा होगा। अब अगर बात करें तो कल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आलमी फौजदारी अदालत की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू, इसके साथ साथ याव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट या गिरफ्तारी के परवाने जारी किए गए थे। अब इसके बाद स्पेन एक पहला मुल्क सामने आया है जिसने ये वाज़े तौर पे इंदिया दे दिया है कि अगर नेतन्याहू स्पेन आता है तो उसको वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पेन सेज इट विल अरेस्ट नेतन्याहू इफ़ ही एंटर्स द कंट्री। पहला मुल्क सामने आया है स्पेन जिसकी तरफ से ये वाज़े जो है वो एक बयान जारी हो चुका है कि अगर नेतन्याहू ने हमारी सरजमीन पे कदम रखा तो हम फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को मानते हुए नेतन्याहू को फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लेंगे। इसी के साथ साथ आयरलैंड की तरफ से भी इसी तरह का बयान आया है कि अगर नेतन्याहू आयरलैंड की सरजमीन पे कदम रखता है तो वो वहाँ से भी गिरफ्तार हो सकता है। लेकिन इसके बरअक्स हंगरी की तरफ से एक मुसव्वदा जारी किया गया है और एक पैगाम भेजा गया है बेंजामिन नेतन्याहू को और कहा गया है कि आप जो है हंगरी आएँ और वहाँ अपने आप को आप महफूज समझ सकते हैं। तो एक तरफ ये दो ममालिक हैं जो कि मुकम्मल तौर पे आईसीसी के इस फैसले की जो है पासदारी करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू इनके मुल्क में कदम रखता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हंगरी एक ऐसा मुल्क सामने आया है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आलमी फौजदारी अदालत के इस फैसले की धज्जियाँ उड़ा रहा है और मजाक उड़ाते हुए इस वक्त जो है वो मदऊ कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को कि आप हमारे मुल्क में आएँ और वहाँ अपने आप को आप सेफ महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जो इसराइल के अंदर खौफ की कैफियत है वो बहुत ज़्यादा है। यदियोत एहरोनॉट की एक खबर है, फियर्स इन इसराइल दैट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विल इशू सीक्रेट अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट ऑफिसर एंड सोल्जर्स। अब इस फैसले के बाद जो कि कल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से सामने आया जिसमें अरेस्ट वारंट जारी किए गए नेतन्याहू, इसके साथ साथ साबिक वज़ीर दिफा याव गैलेंट के। अब इस वक्त जो फौजी हलके हैं उनके अंदर भी खलबली मची हुई है कि हो सकता है कि इस वक्त ये जो तमाम बर्बरियत की कार्रवाइयाँ या जंगी जराइम में मुलव्विस रही है इसराइली फ़ौज, सह्यूनी फ़ौज, तो अब हो सकता है कि इसके फ़ौजियों के ख़िलाफ़, इसके जनरल्स के ख़िलाफ़, उसके साथ साथ इसकी जो क़यादत है, आर्मी की क़यादत, इसके ख़िलाफ़ भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से ऐसे गिरफ्तारी के परवाने जारी हो सकते हैं। इस वक्त इसराइल के अंदर हिजान की कैफियत है और मुख्तलिफ हलकों में इस फैसले को जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका रुख मोड़ा जा रहा है। यानी जो फैसला जंगी जराइम के ऊपर किया गया उसको मजहबी रंग देने के लिए या एंटीसेमिटिज़म का रंग देने की कोशिश की जा रही है
اور اس وقت یہود کارڈ کھیلا جا رہا ہے، یعنی پھر یہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے توڑ مڑوڑ کے اور یہود دشمنی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل کے اندر یہ کام چل رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر کس طرح سے عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور کیا واقعی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اپنی ریٹ قائم کرنے میں کامیاب رہے گا، یا پھر یہ کوئی ایک ایسا ہی پینترا ہے جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے عالمی دباؤ کے ذریعے کھیلا گیا ہے۔ یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبر نامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔